हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, जिसमें अपन ने इनके डी तत्वों के अभिलक्षणात्मक गुण पढ़ लिए। इसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पढ़ी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पढ़े और इसके बाद में आयनिक पोटेंशियल पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे संक्रमण तत्वों की रिएक्टिविटी और इनके रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में। कोई भी मेटल जो होता है उसकी रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति पे निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉन का देना या त्यागना उसका आयनन विभव पर निर्भर करता है। इसलिए धातुओं की क्रियाशीलता उनके आयनन विभव पर निर्भर करती है। जिस धातु का आयनन विभव जितना कम होगा वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगी, अर्थात वह प्रबल अपचायक एवं अत्यधिक क्रियाशील होगी। संक्रमण धातुओं के महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के जैसा ही होता है। क्षारीय धातुओं में महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और क्षारीय मृदा धातुओं में NS2 होता है। इसी प्रकार संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी जो महत्तम कोष होता है उसमें भी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होगा या NS1 होगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, अर्थात डी कक्षकों में अर्धपूरित और पूर्ण पूरित स्थिति बनती है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लासेस में चर्चा की थी क्रोमियम 24 और कॉपर 29 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो इन संक्रमण धातुओं का जो महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के अनुसार ही होता है, लेकिन फिर भी संक्रमण धातुएं क्षारीय धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होती हैं। इसका कारण क्या है कि क्षारीय मृदा धातुओं और क्षारीय धातुओं में अगर ये अपने बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है वो एक उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है, अर्थात इनके आयनन से एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। अतः कम आयनन विभव होने के कारण क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता संक्रमण धातुओं से अधिक होती है। लेकिन संक्रमण धातुएं अगर बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, जैसा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के संदर्भ में 4s1 और 4s2 इलेक्ट्रॉन्स को वे त्यागती हैं, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास नहीं बनता है, इसलिए इनके आयनन विभव का मान अधिक होता है। अतः संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के उच्च मान के कारण ही ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती हैं, जिससे कम क्रियाशील और कम विद्युत धन विद्युती व दुर्बल अपचायक की तरह ये व्यवहार करती हैं। तो ये कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं और क्षारीय धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं, जबकि इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान सा रहता है। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं संक्रमण धातुओं के अगली प्रॉपर्टीज की, वो है इनका
रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि कोई भी सेल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, अर्थात दो हाफ सेल से मिलके एक सेल बनता है। तो इस जो असेंबली आपको इसमें दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इसमें दो हाफ सेल मिले हुए हैं। पहला हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या होता है, एक प्लेटिनीकृत प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिस पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। और यह प्लेटिनीकृत प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है वो 1 मोलर सांद्रता वाले अम्लीय विलयन या हाइड्रोजन आयनों के विलयन में डूबा रहता है। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है इस सेल का, उसमें एक धातु का इलेक्ट्रोड उसी धातु के आयनों के 1 मोलर का सांद्रता वाले विलयन में डूबा रहता है। इन दोनों अर्ध सेलों को एक लवण सेतु या साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रारूपिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल बन जाता है। अर्थात यदि किसी सेल के एक भाग में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाए और दूसरे भाग में 298 केल्विन पर किसी धातु आयन के 1 मोलर विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए और इन दोनों भागों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उस सेल का जो विभव आएगा वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। तो इस असेंबली में जो रिएक्शन होंगी, सेल रिएक्शन होंगी, वो दोनों हाफ सेल के लिए होंगी और फिर एक जॉइंट रिएक्शन होगी जिसको पूर्ण सेल अभिक्रिया हम कहेंगे। तो पहली अर्ध सेल अभिक्रिया क्या हो रही है कि जो मेटल है वो सॉलिड अवस्था में है, वो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के M+ धनावेशित आयन बना रहा है जो एक्वस फॉर्म में है। दूसरी जो अर्ध सेल अभिक्रिया हो रही है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हो रही है। उसमें क्या है, जो हाइड्रोजन आयन थे जलीय विलयन में, वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहे हैं। यानी इन दोनों अभिक्रियाओं में जो मेटल है उस इलेक्ट्रोड पर मेटल का ऑक्सीकरण हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जलीय विलयन बना रहा है धनावेशित धातु आयन। दूसरी जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन आयन है वो मेटल से दिए गए इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहे हैं। और इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को मिलाकर जो पूर्ण अभिक्रिया लिखे तो वो होगी मेटल सॉलिड रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयन जो जलीय अवस्था में वो रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें मेटल का आयनाइजेशन हो रहा है और मेटल आयन बन रहे हैं जलीय अवस्था में और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यह पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। अब यदि यह सेल अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, अर्थात अग्र दिशा में हो, तो इसके लिए इस सेल के इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होना चाहिए। और यदि इस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान नेगेटिव है तो यह अभिक्रिया पश्च दिशा में या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो उपरोक्त सेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होगा तो यह अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी और ऐसी धात्विक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। और यदि सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान नेगेटिव हुआ तो अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी और H2 गैस मुक्त नहीं होगी। अतः
धातुओं के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ई नोड, को सदैव मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी धातु के अपचयन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव अथवा रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो धातु अपचायक प्रवृत्ति की होगी, और यदि इसका मान धनात्मक है तो धातु ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की होगी। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के मानक अपचयन विभव के मान निम्न प्रकार से हैं। स्कैंडियम 3+ जो आयन है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके स्कैंडियम सॉलिड में अपचित होता है, तो इसके लिए ई नोड का मान होगा -2.1। टाइटेनियम 3+ के लिए इसका वैल्यू है -1.2, और टाइटेनियम 4+ के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके ये टाइटेनियम सॉलिड में अपचेत हो जाएगा, और इसके लिए इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होगा -1.63। वैनेडियम 2+ के लिए ई नोड का मान -1.2, वैनेडियम 3+ के लिए -0.86। इसी प्रकार क्रोमियम 2+ के लिए इसका मान -0.91, क्रोमियम 3+ के लिए -0.74, Mn2+ के लिए -1.18 एंड Mn3+ के लिए -0.28। इसी प्रकार Fe2+ के लिए -0.44 और Fe3+ के लिए -0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2+ के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान -0.28 है, लेकिन कोबाल्ट 3+ जो 3 इलेक्ट्रॉन लेके कोबाल्ट से सॉलिड्स में अपचेत हो सकता है, उसके लिए इसका मान है +0.4। अभी तक सारे मान ऋणात्मक थे और ये मान धनात्मक आ गया। इसी प्रकार निकल +2 के लिए ई नोड का मान है -0.25। कॉपर +1 के लिए ई नोड का मान फिर धनात्मक है 0.52, और कॉपर 2+ के लिए भी धनात्मक है 0.34, और जिंक +2 के लिए फिर ये मान ऋणात्मक हो जाता है -0.76। तो ये फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके रेडॉक्स पोटेंशियल के वैल्यूज हैं। तो इस वैल्यूज को देखने से स्पष्ट होता है कि कोबाल्ट व कॉपर के अतिरिक्त समस्त धातुओं को अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट 3+ का कोबाल्ट में रिडक्शन होने से और कॉपर +2 का कॉपर में रिडक्शन होने के लिए जो रेडॉक्स पोटेंशियल है इसका मान धनात्मक आ रहा है। इट मीन्स इनके लिए जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो एसिड है जो हाइड्रोजन आयन है विलयन में वो इलेक्ट्रॉन लेके मेटल से H2 गैस मुक्त करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है जो इससे स्पष्ट होता है वो ये है कि अगर कॉपर के अपवाद को छोड़ दें तो ई नोड के उपरोक्त मान ऋणात्मक है। कॉपर के लिए दोनों मान ऋणात्मक हैं, और एक कोबाल्ट
+3 के लिए मान सॉरी कॉपर के लिए दोनों मान धनात्मक है और कोबाल्ट 3+ के लिए मान धनात्मक है। इन दोनों को अपवाद स्वरूप अगर छोड़ दें तो सभी मेटल्स के लिए E0 की मान ऋणात्मक है। और अगर इनकी तुलना S ब्लॉक के तत्वों से करें तो उनके मानों से ये मान कम है। अब हम जानते हैं कि S ब्लॉक के तत्व बहुत रिएक्टिव है, अतः इन संक्रमण तत्वों को भी धीरे धीरे ही सही लेकिन जल से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करनी चाहिए, अर्थात इन्हें तीव्र अपचायकों की भांति व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और मैंगनीज के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं का जल व अम्लों के प्रति उदासीन रहना ही इनका प्रमुख लक्षण है। यानी एस ब्लॉक तत्वों के ई नोड की वैल्यूज कॉपर और के अपवाद को छोड़ के बाकी तत्वों से ज्यादा है, और एस ब्लॉक के तत्व रिएक्टिव हैं तो इनको भी जल से क्रिया करके H2S मुक्त करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और मैंगनीज के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं का जल व अम्लों के प्रति उदासीन रहना ही इनका प्रमुख लक्षण है। तो मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती हैं, क्योंकि इन धातुओं पर इनके ऑक्साइडों की एक परत सी चढ़ी होती है जो धातुओं को रक्षित किए रहती है, इन धातुओं को प्रोटेक्ट करती है। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और इस ऑक्साइड की परत इनके ऊपर चढ़ी हुई रहती है। ये परत क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है, रक्षित करती है। दूसरा कारण है इनके आयनन विभव तथा वाष्पीकरण ऊष्मा के मान भी उच्च होते हैं और इनकी जल योजन ऊष्मा के मान निम्न होते हैं। तो उक्त दोनों कारणों से संक्रमण धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, जबकि इनका अपचयन विभव के मान ऋणात्मक हैं। तो ये था संक्रमण धातुओं का रेडॉक्स पोटेंशियल। थैंक यू।